हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, अक्सर मैंने लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा है। क्या वो प्रॉब्लम वायरस इन्फेक्शन की है? नहीं। तो क्या वो प्रॉब्लम डेटा करप्शन की है? अरे ना रे, स्लो कंप्यूटर। 100 में से 70 यूजर्स को अपने कंप्यूटर की स्पीड को लेकर के हमेशा डाउट रहता है, हमेशा उनको अनसेटिस्फैक्शन रहता है कि उनका सिस्टम स्लो चलता है। तो आखिर ये स्लो होता क्यों है? तो देखो, किसी भी स्लो कंप्यूटर को हम 3 स्टेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्टेज, जब आप अपने सिस्टम का पावर ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद डेस्कटॉप रेडी होने तक का जो प्रोसेस है वो भी काफी स्लो हो रहा है, और उसके बाद जो भी आप प्रोसेस करते हैं वो भी काफी ज्यादा स्लो है। ओवरऑल पूरा कंप्यूटर आपका हमेशा ही स्लो रहता है। इस स्टेज के अंदर पावर ऑन करने के बाद आपका सिस्टम काफी जल्दी बूट तो हो जाता है, लेकिन आधा घंटा चलने के बाद आपका सिस्टम धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। जैसे जैसे आप उसके ऊपर टास्क करते रहते हैं वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती रहती है। थर्ड स्टेज, इस स्टेज के अंदर आपका सिस्टम परफेक्टली बूट भी कर रहा होता है, एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन को जब भी आप यूज करते हैं तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और अगर आपका सिस्टम भी स्लो है तो इन 3 स्टेजों में से कोई सी एक स्टेज आपके सिस्टम की स्लो परफॉर्मेंस से रिलेटेड करती होगी। अब सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। जब भी हम सिस्टम का पावर ऑन करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल होती है वो रैम के अंदर लोड होती है। अब इस लोड के अंदर कितना टाइम लगने वाला है ये डिपेंड करता है आपकी स्टोरेज डिवाइस की स्पीड के ऊपर। अगर आपका सिस्टम इसी स्टेज के ऊपर स्लो है तो ये पॉसिबल है कि आप अभी भी हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हैं। विंडोज 7 और विंडोज 8 तो हार्ड डिस्क के ऊपर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देती है, लेकिन अगर आप विंडोज 10 और विंडोज 11 का यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपका सिस्टम रो देता है। यहां पर आपको जरूरत पड़ती है अपने सिस्टम को एसएसडी से अपग्रेड करने की, क्योंकि किसी भी एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव का जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है दोस्तों वो 100 एमबीपीएस से लेकर के 125 एमबीपीएस तक मैक्सिमम हो सकती है। अब विंडोज 10 और विंडोज 11 के लिए ये स्पीड काफी नहीं है। इसके लिए आपको यहां पर एसएसडी का यूज करना जरूरी है। अब देखिए, अब एसएसडी आपको कौन सी यूज करनी है। अब 3 तरह के एसएसडी मार्केट में अवेलेबल है। 2.5 इंच की SATA एसएसडी, M.2 SATA एसएसडी एंड NVMe एसएसडी। अब आपके सिस्टम के लिए कौन सी एसएसडी बेस्ट रहेगी? अब आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप 6th जनरेशन तक का है तो यहां पर आपको 2.5 इंच की SATA एसएसडी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 6th जनरेशन तक जनरली लैपटॉप के अंदर जो डेस्कटॉप के अंदर M.2 का पोर्ट नहीं आता है। तो यहां पर आपको 2.5 इंच की SATA एसएसडी से काम चलाना होगा, जहां पर उसकी मैक्सिमम स्पीड आपको 400 से 500 एमबीपीएस तक की मिल सकती है। अगर आप डेस्कटॉप का यूज करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको एसएसडी के अंदर इंस्टॉल करना होगा और डेटा के लिए आप हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक लैपटॉप यूजर हैं तो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर आप मेन पोर्ट के ऊपर एसएसडी का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक हार्ड ड्राइव भी यूज करना चाहते हैं तो जो डीवीडी राइटर वाला हिस्सा है दोस्तों उसको रिमूव करके आप कैडी का यूज कर सकते हैं और उस पोर्शन के ऊपर अपनी हार्ड ड्राइव को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लैपटॉप के अंदर एसएसडी और हार्ड ड्राइव दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम कौन सी जनरेशन का है तो इसको देखना भी बहुत आसान है। अब मान लीजिए कि आप 6th जनरेशन के i3 लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, तो जब आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहां पर आपको 6000 सीरीज का एक नंबर नजर आएगा। तो 6000 सीरीज से आप ये पता कर सकते हैं कि 6th जनरेशन का है। अगर वहां पर 5000 सीरीज का एक नंबर नजर आता है तो 5th जनरेशन है, 4000 सीरीज का नंबर आता है तो 4th जनरेशन है। तो इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी जनरेशन का आपका सिस्टम है। 7th और 8th जनरेशन के लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ सिस्टम के अंदर M.2 का पोर्ट अवेलेबल होता है, कुछ सिस्टम के अंदर नहीं होता है, और जो कुछ सिस्टम के अंदर M.2 का पोर्ट अवेलेबल होता है उसके अंदर या तो M.2 SATA लग सकती है या फिर NVMe लग सकती है। तो ये आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम कौन से एसएसडी को सपोर्ट करता है, M.2 SATA एसएसडी या फिर NVMe एसएसडी। एंड 9th जनरेशन से ऊपर के लैपटॉप या डेस्कटॉप यूजर अपने सिस्टम के अंदर NVMe का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको Gen 3 के अंदर मैक्सिमम 3500 एमबीपीएस की स्पीड मिल सकती है, और Gen 4 के अगर आप यूज करते हैं तो मैक्सिमम 7000 एमबीपीएस तक की स्पीड आपको मिल सकती है। तो पहली स्टेज की प्रॉब्लम आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम का पावर ऑन करने के बाद आपका सिस्टम बूट तो परफेक्ट होता है, आप एसएसडी का भी यूज कर रहे हैं, और सिस्टम को ऑन होने के बाद 15 से 20 मिनट तक उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी आपको मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके ऊपर काम करते रहते हैं वैसे वैसे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही आप अपने सिस्टम का पावर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें जो है वो रैम के अंदर लोड होती है। जैसे जैसे आप उसके ऊपर टास्क आगे बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं, जो भी ब्राउजर आप ओपन करते हैं, वो सब रैम के अंदर लोड होते रहते हैं, और एक टाइम के बाद आपकी जो सिस्टम की रैम है उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है। और जब भी आप उसके ऊपर कोई नया टास्क करना चाहते हैं
तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रैम ही नहीं मिलती है और इस वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इस स्टेज के ऊपर इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने सिस्टम की रैम को बढ़ाएं। अब आपके सिस्टम के अंदर रैम कौन सी लगने वाली है ये आप कैसे पता करेंगे? भाई जहां तक मैं समझता हूं आजकल अपने सिस्टम के अंदर मिनिमम 8 GB की रैम तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप 2 GB का यूज कर रहे हैं या 4 GB का यूज कर रहे हैं तो मिनिमम आप उसको 8 तो कर ही ले। लेकिन अगर 8 करने के बाद भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होती है तो आपको इसको 16 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको कितनी रैम चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें मल्टीटास्क कर रहे हैं, कितने क्रोम के ब्राउजर आप ओपन कर रहे हैं और कितनी मल्टीपल एप्लीकेशन आप एक बार में ओपन करके रखते हैं। तो इन सब से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपको कितनी रैम की जरूरत पड़ने वाली है। अब कोर सीरीज के i3, i5, i7 का अगर आप यूज कर रहे हैं और आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड या थर्ड या फोर्थ यानी कि 81 मदरबोर्ड तक अगर आप अपने सिस्टम के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर DDR3 रैम आप लगा सकते हैं। अब उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो DDR3 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 1600 मेगाहर्ट्ज तक मिल सकती है। अब आपको ये आपकी पहले वाली रैम को चेक करना होगा कि उसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो कितने फ्रीक्वेंसी की है और हो सके तो सेम उसी फ्रीक्वेंसी की आपको सेकंड रैम को भी लगाना होगा। 6th जनरेशन या फिर उससे ऊपर के प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं, मदरबोर्ड आपका 110 सीरीज का है या फिर उससे ज्यादा का है तो यहां पर आप DDR4 रैम का अपने सिस्टम के अंदर यूज कर रहे हैं। अब आपको ये चेक करना होगा कि जो पहले रैम लगी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 2100 मेगाहर्ट्ज वाली है, 2400 मेगाहर्ट्ज वाली है, 2666 मेगाहर्ट्ज वाली है या 3200 मेगाहर्ट्ज वाली है या उससे ऊपर की है। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी पहले वाली रैम की चेक करनी होगी और हो सके तो सेम उसी फ्रीक्वेंसी की रैम का आपको यूज करना होगा। एंड रैम इंक्रीज करने के बाद आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अभी जो तीसरी स्टेज है दोस्तों ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आपका सिस्टम पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन को यूज करते समय उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, लाइक प्रीमियर प्रो यूज करते समय हो या फिर 3D Max को हो या फिर कोई भी ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर। जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। अब यहां पर दो तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, पहला है प्रोसेसर और दूसरा है आपका ग्राफिक कार्ड जिसे हम GPU भी कहते हैं। ठीक है, अब जो भी आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, लाइक आप मान लीजिए आप 3D Max को यूज कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा वर्जन आप यूज करें। मान लीजिए आप 2024 यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे जाना है और इस 2024 के एडिशन के लिए रिकमेंडेड क्या प्रोसेसर है वो आपको चेक करना होगा, कितने कोर का प्रोसेसर आपको मिनिमम चाहिए वो चेक करना होगा और आप अपना प्रोसेसर जो अभी आप करंटली यूज कर रहे हैं उसको चेक कीजिए। अगर वो काफी नहीं है तो यहां पर आपको प्रोसेसर को अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन मान लीजिए आपका प्रोसेसर तो काफी अच्छा है, रिकमेंड किया है वैसा है या उससे भी ज्यादा हाई है, लेकिन फिर भी रेंडर करते समय उसकी जो प्रोसेसिंग है काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, तो यहां पर वर्क आता है GPU का। ठीक है, तो यहां पर आपको आपके GPU की रिक्वायरमेंट को भी दोबारा से चेक करना होगा और हो सके तो अपने ग्राफिक कार्ड को भी आपको अपग्रेड करना होगा। तो इन सब छोटी मोटी बातों का ध्यान रख करके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफी अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि प्रोसेसर अगर हमको अपग्रेड करना है तो हम कौन से प्रोसेसर के ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखो यहां पर जनरेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, अगर आप 8th जनरेशन के i5 प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं तो आप 8th जनरेशन के i7 प्रोसेसर के ऊपर जा सकते हैं। वैसे आप 9th जनरेशन के i5 या i7 प्रोसेसर के ऊपर भी अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। तो यहां पर जनरेशन के बैचेस में कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। 10th जनरेशन के अंदर वैसे मदरबोर्ड जो है वो 4000 सीरीज का लगता है, 11th जनरेशन के अंदर जनरली 5000 सीरीज का लगता है, लेकिन आप 5000 सीरीज के मदरबोर्ड में 10th जनरेशन के प्रोसेसर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो मदरबोर्ड है वो कौन सी जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके प्रोसेसर को अपग्रेड करना होगा। अब सवाल आता है कि GPU अगर हमको अपग्रेड करना है तो कौन सा अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखो यहां पर आपको अगर 10th जनरेशन तक के इंटेल प्रोसेसर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो 10th जनरेशन तक के इंटेल प्रोसेसर जो है वो PCI Gen 3 को सपोर्ट करते हैं। तो आप Gen 3 का कोई सा भी हैवी ग्राफिक कार्ड आप यूज कर सकते हैं, हालांकि Gen 4 का भी कर सकते हैं लेकिन आप उसकी फुल पोटेंशियल का आप यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 11th जनरेशन या उससे हायर प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं तो यहां पर आप Gen 4 यानी कि PCI Gen 4 GPUs का भी यूज कर सकते हैं। 3000 सीरीज और जो 4000 सीरीज है ग्राफिक कार्ड की वो Gen 4 बेस्ड है। आप उनमें से कोई सा भी ग्राफिक कार्ड अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एंड आई होप दोस्तों आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।